नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने 6 टॉप जो हॉट स्टोरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल बेस्ड हाइड्रोजन के ऊपर में कि किस तरीके से हम जो हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन इकोनॉमी आप जानते हैं, ग्रीन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो जो हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें कोल को किस तरीके से शामिल किया जाए। और एक बहुत अच्छा आर्टिकल द हिंदू का एक एडिटोरियल मैं आपको साथ में इसके दिखाऊंगा। कोल की क्राइसिस चल रही है अभी पूरे भारत के अंदर में, उस पर भी बातचीत करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे फिर नागा पीस प्रोसेस की कि किस तरीके से अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इन चीज़ों को लेके कि जो नागा पीस अकॉर्ड्स है वहां पर कुछ मतलब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। फिर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि पहले किस तरीके से ये असम का पार्ट था, बाद में इन्हें फिर एक दर्जा दिया गया स्टेटहुड का। थर्ड हम बात करेंगे नेशनल डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के ऊपर पे। तो नेशनल डिगोंग कह रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। जो डिगोंग होता है उसे गाय कहा जाता है समुद्र की, सी का। तो किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है, कहाँ पे बनाया जाएगा, सब इस पे बात करेंगे। फोर्थ हमारा रहेगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बेसिकली अक्टूबर के महीने में ही 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। सारा काम इनका ऑडिटिंग वगैरह का होता है, तो जो सीए लोग हैं वो लोग इससे पूरे ताल्लुकात रखते हैं, तो इसको देखेंगे हम नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। फिर फिफ्थ, ये बड़ा ही अजीब आड़ा टेढ़ा नाम है, तो क्या है ये हम आपको उसी में बताएंगे बस थोड़ी देर में ही। एंड सिक्स्थ इज अ लेथम स्नाइप। तो लेथम स्नाइप क्या है ये भी आप जान जाएंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस जो कि हम चला रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विस परीक्षा 2021 के जो जो प्रश्न आए हैं उसका एक थोड़ा सा एक आंकलन विश्लेषण मेरी तरफ से। चलिए, सबसे पहले अपनी जो कहानी है वो है कोल बेस्ड हाइड्रोजन के ऊपर में। तो हाल फिलहाल जो कोयला मंत्रालय है उन्होंने 2 कमेटी का गठन किया है। एक को बोला है कि आप जो है ये सारे जो प्रोग्राम है इन सब चीज़ों को देखोगे, और दूसरे जो है वो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है जिसमें बोला गया है कि ये मंत्रालय को गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आगे चलना चाहिए। तो ये सब किया किस लिए जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद एक बहुत बड़ा एक टारगेट लिया हुआ है कि एक हम हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी तैयार करेंगे, क्लीन एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी तैयार करेंगे 2030 तक। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं। तो उसको पूरा करने के योगदान में ये कुछ पहल, ये कुछ कमेटियां वगैरह बनाई जा रही हैं। कोल आप जानते ही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हाइड्रोजन मेकिंग के लिए। अब हाइड्रोजन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ब्राउन हाइड्रोजन हो गया, फिर ग्रे हाइड्रोजन हो गया, और जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं उसमें ग्रीन हाइड्रोजन आता है रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस के रूप में यूज किया जाता है, और जो कोल बेस्ड होता है उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये सब के सब किसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया होती है, केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ाई जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के तहत इनको पाया जाता है। इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सरप्लस सोलर पावर इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये इनके कुछ तरीके हैं, राइट। पूरा का पूरा जो पैमाना दिया गया है वो किस तरीके से हाइड्रोजन का यूज किया जाना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन बेस्ड कार्स हो गए, व्हीकल्स वगैरह हो गए, राइट। उन सब पे पूरा फोकस किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल पावर पे फोकस किया जा रहा है। और हमने तो अभी थोड़े दिनों पहले एम्बेड फेज 1 भी देखा था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब कंजम्पशन में जो परचेजिंग पावर है जो एंड कंज्यूमर्स पे लगती है उनको थोड़ा कम करने की बात की गई थी एम्बेड फेज 1 के तहत में। तो वो भी हमने फ्रेमवर्क देखा था, थोड़े दिनों पहले की बात है, राइट। However, coal has not been encouraged elsewhere because of the fear that while extracting hydrogen via coal, there may be carbon emission। तो इसमें एक खतरा बना ही हुआ है। कई लोग जो क्रिटिक्स हैं इसमें बोलते हैं कि अगर आप ऐसी चीजें करोगे कि हाइड्रोजन बेस्ड कोल यानी कि कोल बेस्ड हाइड्रोजन बनाने की अगर कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन कोयले में से तो कार्बन एमिशन भी होगा, और फिर जब कार्बन एमिशन होगा तो फिर क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। क्लाइमेट पे असर पड़ेगा तो आपके इस टेक्निक का कोई फायदा नहीं है, राइट। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन इंडिया इज थ्रू द नेचुरल गैस। तो अभी तक जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर में वो किसके थ्रू करते हैं, नेचुरल गैस के थ्रू करते हैं, यानी कि ग्रे हाइड्रोजन का हम इसमें यूज करते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, एक चैलेंजेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि कार्बन एमिशन जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर आपको इसमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनेगा कोल्स ड्यूरिंग कोल टू हाइड्रोजन प्रोसेस, वो सारे के सारे ट्रैप होंगे और फिर कहीं ना कहीं मतलब एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से इफेक्ट डालेंगे। तो ये सारी चीजें फिर प्लस में इसमें रिसर्च वर्क भी बहुत ज्यादा लगेगा। एक नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे एक इनोवेशन भी चाहिए होगा। तो ये सारे इससे रिलेटेड जो है चैलेंजेस हैं, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टोरी, कोल बेस्ड हाइड्रोजन, राइट। और ये वो बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू अलाय फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, प्रीतम सिंह जी का है।
प्रीतम सिंह जो हैं वो R&D इंस्टीट्यूशन में एक रिटायर्ड ऑफिसर, मतलब वहाँ पे एक ऑफिसर के पद पे थे, अभी हाल फिलहाल रिटायर्ड हो चुके हैं, राइट। और कॉलेजेस वगैरह में जो है ये व्हीकुलर पॉल्यूशन वगैरह इन सब पर लेक्चर्स वगैरह देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और ये वाला जो सेक्शन है अब पावर हंग्री इंडिया, तो ये सब आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजेदार आर्टिकल है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। दूसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज नागा पीस प्रोसेस। तो गवर्नमेंट फाइनली जो है एक सीज फायर एग्रीमेंट के में एंटर कर चुकी है विद द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यानी NSCN, राइट। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो NSCN अगर वगैरह आप देखेंगे, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, निकी ग्रुप। एक साल के लिए इनके साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट में जो है भारत सरकार ने एंटर किया है। इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए हिंसा से तो किसी का हल निकलता नहीं है, समझौते और अच्छे वार्तालाप से ही, शांति वार्ता से ही जो है सारे हल निकाले जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का जो मतलब एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से भी और इन ग्रुप की तरफ से भी, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी फ्री और प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हिंसा को वहां पे रोकना पड़ेगा, जो भी मतभेद हैं उन सबको वहां पे खत्म करने की ज्यादा जरूरत है। नागा पीस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जो नागा की जो टेरिटरी थी वो आसाम का हिस्सा थी। 1957 आते आते फिर एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द नागा लीडर्स, और बोला गया कि देखो जी हमें आप डिवाइड करो, और फिर उनको जो है डिवाइड किया गया, एक तो नागा हिल्स रीजन ऑफ आसाम और स्वेन सैंग फ्रंटियर डिवीजन टू द नॉर्थ ईस्ट, इन सबको एक सिंगल यूनिट जो है डायरेक्टली एक सिंगल यूनिट के तहत लाया गया, मतलब बेसिकली यूटी बना दिया गया, जो कि सीधा 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 जो है भारत सरकार इसे एडमिनिस्टर करेगी। नागालैंड को फिर 1963 में, मतलब 6 साल बाद, ये सारा डेवलपमेंट के बाद 6 साल बाद जो है दर्जा दिया गया कि आपको अब राज्य की मतलब जो है सारी शक्तियां प्राप्त है, नाउ यू आर अ स्टेट। लेकिन फिर भी रिबेल एक्टिविटीज वहां पर चलती नहीं, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से डिमांड्स जो है वो जनरेट होती रहती हैं, right? Recognizes that the north is a very important part of the country from the aspects of security, तो ये सब भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाल फिलहाल द एम, अभी जो मतलब पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें 2022 तक खत्म कर दिए जाएं और हम एक नए पीस और डेवलपमेंट प्रोसेस में आए, और 2023 तक नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से डेवलप करने की बात, मतलब वहां से डेवलपमेंट शुरू करने की बात कही गई है, राइट। तो ये सरकार का एक प्रयास है वहां पर, क्योंकि इंसर्जेंसी का खतरा वहां बना रहता है, डेवलपमेंट वहां होगा नहीं, सिक्योरिटी के चांसेस बहुत रहते हैं, कौन सही कौन गलत आप यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे नहीं बता सकते। ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ ग्राउंड के लोग ही जानते हैं, राइट। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है इन एरियाज में, तो एक तो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए हैं, रिबेल ग्रुप्स, ये चाहते हैं कि ये अपना एक होमलैंड चाहते हैं, एक सेपरेट नेशन चाहते हैं, तो एक वो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बना हुआ है। दूसरा फिर नागा इंसर्जेंसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत पहले से आप देख रहे हैं ना, 1947 से ये डिमांड आ रही थी, राइट। फिर वहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है बहुत सारे, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स है बहुत सारे, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स बने हुए हैं, तो काफी मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्थिति वहां पर है जिसको सरकार टैकल करने की, सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो ये था नागा पीस प्रोसेस को लेके। अब इसमें आप देख लीजिए पूरी टाइमलाइन आपके पास यहाँ पर दी गई है, आराम से इसको पढ़ेगा, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, बहुत ही बढ़िया इन्फोग्राफिक है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, बड़े प्यार से इसको आप पढ़िएगा। हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। तमिलनाडु की सरकार ने बोला है कि वो पाक बे में जो है वो डुगोंग के लिए सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाने जा रही है। अब डुगोंग होता क्या है, तो पहले आप चित्र देख लीजिए, इन्हें डुगोंग कहा जाता है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज डुगोंग। डुगोंग जो है वो सी काऊ कहलाती है, ये एक हर्बीवोरस मैमल होता है, राइट। ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी रखनी पड़ेगी। ये एक फैमिली से निकल के आती हैं जिसे डुगोंग गिडे कहते हैं, राइट। मरीन मैमल है, मरीन में ही रहते हैं, राइट। सी ग्रास में ये मतलब जो सतह के नीचे, जो समुद्र के नीचे जो ग्रासेस होती हैं उन पे ये ग्रेस करते हैं, फिर सांस लेने के लिए सरफेस पे आ जाते हैं। लगभग लगभग क्या है, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं? नहीं, ये 30 देशों में पाए जाते हैं। भारत में भी देखे जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। हालांकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगर हम माने तो उन्होंने बोला है कि तकरीबन 200 से 250 ही डुगोंग्स बचे हैं वाइल्ड की कैटेगरी में, जबकि पाक बे में 150 बचे हुए हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार में भी इतने ही हैं लगभग तमिलनाडु के अंदर में। तो आयुसीएन जो इनका स्टेटस है वो अभी के फिलहाल के लिए तो वल्नरेबल है, राइट।
और ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व बताने की बात कही जा रही है, तो इसमें 500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 500 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे कवर अप किया जाएगा। साथ ही साथ फिर बोला जा रहा है कि इनके कंजर्वेशन को लेके, ताकि इनकी मात्रा खत्म ना हो और बढ़े, बल्कि इनकी पॉपुलेशन और बढ़े, उसके लिए कुछ प्लान्स वगैरह इसमें बनाए जा रहे हैं, राइट। As a part of Campa Dugong recovery project, various surveys were conducted in the Park Bay and the Gulf of Mannar from the November 2016 to March 2019। तो बहुत पहले से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, सरकारें इसमें देख रही हैं, जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें वहाँ उसे देखती हैं, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द कंजर्वेशन ऑफ CMS, जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। 1983 से मतलब भारत जो है इसका सिग्नेचर, इसका सिग्नेटरी रहा है। और इसका सिग्नेटरी होने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, इसके सिग्नेटरी होने के बाद जो है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन तरीके के स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। अब इसमें हाल फिलहाल कुछ स्पीसीज के नाम है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, मरीन टर्टल्स है, एंड डुगोंग्स हैं, एंड रेप्टल्स हैं। तो इन 4 तरीके के जो हैं, आप ये नाम जरूर याद रखिएगा जो CMS के अंदर है। और इट इज़ अ नॉन लीगली बाइंडिंग वर्क फॉर द गवर्नमेंट टू कंजर्व दीज काइंड ऑफ स्पीसीज, राइट। सो ये था फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन, कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, पाक बे के अंदर में, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द ड्यूगोंग। अगली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था। लगभग लगभग पूरे के पूरे 3 साल क्रॉस कर जा चुके हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अगर सेक्शन 132 का क्लॉज 1 देखें तो उसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया है। हुआ क्या था कि बहुत सारे अकाउंटिंग स्कैम्स वगैरह चल रहे थे, राइट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो घटते चले जा रहे थे, क्वालिटी उनकी घटती चली जा रही थी, राइट। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को लेके, कंपनीज को लेके। तो फिर सरकार ने सोचा कि यार क्यों ना हम एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जो इस चीज़ को ही देखे, यानी क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बेटर किए जाए। तो उसको देखते हुए कंपनीज एक्ट के तहत जो है NFRA का गठन किया गया। अब इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और मैक्सिमम इसमें 15 मेंबर्स हो सकते हैं। अब इनके काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, वो देख लेते हैं। इनके फंक्शंस ये हैं कि सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जो पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको उसको लेके कुछ मतलब रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, नॉर्म्स, कानून वगैरह उसको लेके देख सकते हैं। मतलब रिकमेंडेशन का ही है, कुछ बनाने का काम नहीं है इनका, रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉनिटर कर सकते हैं एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards, such measures for improvement in the quality of service, and perform other function and duties। जो मतलब जो कॉल ऑफ ड्यूटी कहते हैं ना जिसे, तो वो उस तरीके की कुछ और फंक्शंस भी कर सकते हैं। अगर देखिए कुछ काम आप करने जाते हैं तो कुछ और भी मतलब उसके साथ साथ कुछ और भी रोल आपको निभाने होते हैं, तो कुछ अदर फंक्शंस काम करने के दौरान, ऑडिटिंग के दौरान या अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के दौरान जो परफॉर्म करना पड़े वो ये अथॉरिटी करेगी, राइट। अब इसमें किन इनकी शक्तियां क्या है, किन कंपनियों को जाके ये देख सकती हैं, तो राइट। तो ये हैं, इनमें सबसे पहले दोज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनके पास 500 करोड़ से तो कम नहीं हो कैपिटल का है, और एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से कम नहीं हो, राइट। साथ ही साथ इट कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ ICAI। तो ये उनको भी कर सकते हैं, तो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी भी हो गई। तो अगर स्टेटमेंट आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा में लिखा हुआ मिले कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 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 सही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको देखा, इसमें इसमें इसको आप देख लीजिएगा। और ये PIB की तरफ से 1 अक्टूबर 2018 का ये पूरा का पूरा बढ़िया सा इन्फोग्राफिक आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। इसमें सारे इनके क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन की बातें की गई हैं, क्या क्या इनके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर भी इन पे बताया गया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने अगले स्टोरी की तरफ, जो मैंने नाम आपको दिखाया था ना, अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा, क्वैकरतैक अवर्ना लेक, राइट। तो ये एक नए प्रकार का आइलैंड है दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर? ग्रीनलैंड के कोस्ट पे इसे डिस्कवर किया गया है, न्यू आइलैंड डिस्कवरी, राइट। The discovery comes as a battle in looming among Arctic nations, US, Russia, Canada, Denmark and Norway for the control of the North Pole। तो नॉर्थ पोल को कंट्रोल करने के लिए इतने लोग जो हैं वो रेस में हैं। तो ये एक तरीके से उनके लिए बैटल बन गया कि अगर ये नया आइलैंड मिला है तो यहाँ पे किसकी दादागिरी चलेगी भैया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो अच्छी बात है, नए नए आइलैंड मिलते जा रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं।
राइट, लेकिन क्लाइमेट का एक अलग ही इम्पैक्ट फिर इन पे पड़ता है। बिफोर दिस, ओडाक वॉज मार्क्ड एज द अर्थ नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन। इट इज मेड अप ऑफ सीबेड मड एंड मोरेन, दैट इज सॉयल रॉक एंड अदर मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर्स एंड हैज नो वेजिटेशन। तो इनसे पहले यानी कि जो ये नया आइलैंड है, इससे पहले नॉर्थ पोल का जो मतलब नॉर्दर्न मोस्ट जो माना जाता था, मार्क किया था नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन, वो था ओदाक। ओदाक करके नाम था उस, वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, ग्लेशियर्स वगैरह आगे पीछे मूव करते रहते थे। ग्लोबल वार्मिंग माइट हैव हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द आइस शीट ऑफ द ग्रीनलैंड, बट द न्यू आइलैंड हाउएवर इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो अगर ये नया आइलैंड मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे प्रॉपर क्लाइमेट चेंज के ही इसके पीछे की कारण को सम्माने। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, राइट, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में मूव कर ही रहा है, नीचे की प्लेट्स अपने आप मूव करती ही रहती हैं, राइट। तो उनसे भी चीज़ें, वो भी सारे फैक्टर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो दिस इज द न्यू आइलैंड। एंड आज की फाइनल स्टोरी, लेथम्स स्नाइप। तो लेथम स्नाइप जो है ये लार्जेस्ट स्नाइप है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्नाइप है ना इनका, राइट। लार्जेस्ट स्नाइप है, कहाँ से है ये है ऑस्ट्रेलिया से। अब इनको आप देखेंगे तो क्रिप्टिक है, ब्राउन कलर का मतलब इनका रहता है, और प्लमेज पूरी तरीके से है इनका, चोंच वगैरह देखेंगे कितनी बड़ी है। तो इनकी जो आईसाइट है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, लगातार मतलब रात के दौरान भी पूरा स्कैन वगैरह बढ़िया से करते हैं, और खाने के लिए तो एकदम कहते हैं ना बको ध्यानम, तो पूरे बगुले जैसी इनकी पूरी ध्यान वगैरह रहती है। ब्रेड्स इन नॉर्दर्न जापान एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न एशिया ड्यूरिंग मई टू जुलाई, क्योंकि बर्ड्स वगैरह हैं तो उड़ते रहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो मई जुलाई के समय में जापान और ईस्टर्न एशिया के कुछ पार्ट में इनको देखा जाता है, वहाँ पे ये ब्रीड करते हैं। और फिर सितंबर से मार्च तक नॉन ब्रीडिंग सीजन इनका आ जाता है, जहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे देखे जाते हैं। Like other migratory shore birds, it has incredible endurance, taking a non-stop over ocean flight between its breeding and non-breeding grounds. Hunting and wetland loss during the 20th century have contributed to a decline in the Latham snipe in the southeastern Australia. तो शिकार के कारण और जो वेटलैंड लॉस हो रहे हैं उसके कारण इनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, खत्म होने इन द सेंस मतलब घटती जा रही हैं, राइट। द साइनिंग ऑफ जापान ऑस्ट्रेलिया माइग्रेटरी बर्ड एग्रीमेंट ऑफ 1981 हैज स्टॉप्ड स्नाइप हंटिंग इन बोथ कंट्रीज टू सम एक्सटेंट। तो पूरी कोशिश की जा रही है, अगर आप आईयूसीएन स्टेटस को भी देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न के कैटेगरी में ये आते हैं, राइट। सो कहाँ से हैं ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, राइट। तो ये थे लेथम स्नाइप। एक बार फिर से सारी स्टोरीज आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि एक अच्छा फाइनल पिक्चर बन जाए माइंड के अंदर में। सबसे पहले हमने बात की कोल बेस्ड हाइड्रोजन के ऊपर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमने बात की नागा पीस प्रोसेस को लेके, क्या उनके रिसेंट डेवलपमेंट्स थे। देन फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काउ, राइट। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर हमने बात की, उसके फंक्शंस देखे, उनके पावर्स को देखा हमने। एंड फिर हमने डिस्कस किया न्यू आइलैंड एंड देन लेथम स्नाइप। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, राइट, एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस। तो आज के जो सवाल हैं आज देखेंगे आप। पहला सवाल, हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं हम दोस्तों, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये किसका ट्रांसलेशन है? चार ऑप्शन है आपके पास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजनी नायडू। और अगर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल, ये है मोहनदास करमचंद गांधी। 1934-35 के राउंड में उन्होंने इसको लिखा था, राइट। सो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए दो तीन जो है बहुत ही फेवरेट रहते हैं। एक, गांधी जी जो है वो यूपीएससी के बहुत फेवरेट रहते हैं, उन पे सवाल आता ही आता है, ये आप मान के चलिए, गांधी जी पे सवाल रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो जिसने भी थोड़ी बहुत अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी और स्पेक्ट्रम वगैरह देखा होगा, तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन को क्रैक करना, या गांधी जी के एक मतलब चीज़ों को पढ़ा होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी में हालांकि इसके बारे में लिखा गया है, स्पेक्ट्रम वगैरह में आपको बहुत ही मतलब मुश्किल और रेयर मिलेगा, और एनसीईआरटीज में तो मेंशन भी नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सो सही आंसर क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है हमारे पास, विद रेफरेंस टू मीडिएवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाना है। सबसे पहला है परगना सरकार सूबा, देन सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना, परगना सूबा सरकार। अब देखिए यही तीन को घुमा दिया है, बेसिकली पीएनसी खेल रहे हैं लोग। तो सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आता है सूबा,
राइट। सूबा आप कह सकते हैं, सूबा मतलब स्टेट होता है, ठीक। सूबा जो है एक स्टेट होता है, जैसे कि पंजाबी सूबा कहा जाता है, राइट। तो सूबा कहते हैं ना, तो वो सूबा सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद फिर आती है सरकार, जिसके हेड को फौजदार कहते हैं, राइट। सरकार के बाद आते हैं फिर परगना, और परगना के बाद आते हैं फिर विलेजेस, राइट। मुकद्दम्स वगैरह भी आप इन्हें कह सकते हैं। सो सूबा, सरकार, परगना, विलेजेस, ये ऑर्डर रहता है। तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सही आंसर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा परगना, फिर सरकार और फिर सूबा, राइट। सो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बैथून फीमेल स्कूल, राइट। तो हिंदू फीमेल स्कूल जो कि बाद में बना बैथून फीमेल स्कूल, इसके सेक्रेटरी कौन थे? एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। अब कमाल की बात यह है इस सवाल का कि बैथून फीमेल स्कूल का नाम तो फेमस है बहुत, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं हम लोग, राइट। अब इसमें क्या है, एनी बेसेंट भी इससे एसोसिएटेड है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे एसोसिएटेड है, सरोजनी नायडू भी इससे एसोसिएटेड है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने ही बहुत अच्छा काम किया है, विडो रीमैरिज हो और वुमेन के एजुकेशन के बढ़ाने की बात हो, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कॉन्ट्रीब्यूशन को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है दोस्तों? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, आइए रेगुलर स्टडी कीजिए। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत अद्भुत कोर्सेज हैं आपके लिए, इनको देखिए, लिंक वगैरह दिए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है इन सब चीज़ों का, आराम से मतलब। और सिविल तपस्या का ये पोर्टल आप लोगों को छोड़ना नहीं है, रेगुलर इसके टच में रहना है, रोज इसकी रीडिंग करनी है, सुबह शाम रीडिंग करनी है। जैसे दवाई खाते हैं ना सुबह शाम, ऐसे ही सुबह शाम इन पे रीडिंग करनी है। एक्सीलेंट आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद इससे मिलने वाली है। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।